अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? कैसे हैं आप लोग सब? मेरा सलाम बस आमना तक ही पहुंचा है। अ, चलें जी, फातिमा ने भी कह दिया वालेकुम अस्सलाम। अक्सा का माइक अभी तक म्यूट है। अक्सा ने भी कह दिया है वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले आप लोग तीनों, आमना का टेक्स्ट नहीं आया अभी तक। आमना, आप सुन रही हैं? तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी आमना, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और थैंक्स कि आपने तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आज क्लास ज्वाइन की, इसलिए मैंने कल क्लास नहीं ली। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और आप लोग ये बता दें मुझे कि कल क्या पढ़ा था हमने। आमना तो कल एब्सेंट थी, आमना ने बताया कि कल उन्होंने क्लास नहीं ली। फातिमा, अक्सा, क्या पढ़ा था कल हमने? लेडीज, आप सुन सकती हैं मुझे? एटलीस्ट मुझे बताएं तो, कोई तो रिप्लाई करे ना। एडजेक्टिव। सही। अक्सा। चलें खैर, अब आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर देती हूँ मैं। सॉरी स्टूडेंट्स। 1 मिनट के लिए बस वेट कर लें आप लोग, 1 मिनट बस। अच्छा, आप लोग बताएं, आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी, नजर आ रही है शकीन आपकी। चलें ठीक है। लेसन नंबर 4 है हमारा, हमारे पास वर्ब के बारे में। अब हम आज पढ़ेंगे कि वर्ब हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या रोल है इसका, और कितना इम्पोर्टेंट है, क्या टाइप्स हैं इसकी, देखते हैं सब कुछ। A verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. Generally, it is assumed as the action takes place in a sentence. और लास्ट में वर्ब का थोड़ा सा ओरिजिन बताया गया है। वर्ब कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वर्बम, मीन्स एक्शन और समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। अब उर्दू में इसको समझते हैं क्या है ये। अ वर्ब इज अ वर्ड। एक वर्ब एक ऐसे लफ्ज को हम कहते हैं जो हमें बताता है। अजर्ट का मतलब होता है या तो तयन करना, किसी चीज के बारे में कोई भी राय कायम करना। अबाउट अ पर्सन और थिंग, किसी भी शख्स या चीज के बारे में बताने वाले लफ्ज को हम वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जाकर हम पढ़ेंगे एक्शन के बारे में। जैसा कि इस डेफिनेशन के दूसरे हिस्से में भी इसका मेन चीज जो है वो एक्शन के साथ हम इसको रिलेट करते हैं। देखिए, किसी भी शख्स या जगह या चीज के बारे में तो हमें एडजेक्टिव भी बताता था। एडजेक्टिव भी तो नाउन नाउन के मीनिंग में एडिशन करता था। लेकिन यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक चीज है वो है एक्शन का वकूअ पजीर होना।
एक मिनट में चैट चेक कर लेने दे मैम। आई सेंड 2 days होमवर्क। ठीक है आयशा, हम लोग इस लेक्चर के एंड पे होमवर्क लेंगे और फिर हम देखेंगे सबने क्या क्या भेजा हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पर वर्ब का मतलब क्या है। एक लातीनी जबान के लफ्ज वर्बम से हमने वर्ब निकाला और इसका मतलब क्या है। मींस एक्शन और समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, किसी भी काम का करना या फिर। एक मिनट जी, जफर इकबाल आज लेट आए हैं। एग्जाम्पल में देख लें, हफ्सा इज स्कोल्डेड। अब यहाँ पर एक पैसिव वॉइस का जुमला है कि हफ्सा को डांटा गया। ठीक है, और यहाँ पर हफ्सा इज स्कोल्डेड, यहाँ पे काम क्या है, डांट पड़ी उसको। डांट पड़ना एक काम है और एक पर्सन के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया कि हफ्सा को डांट पड़ी, तो इस तरह से एक तो एक्शन की सेंस भी क्लियर हो गई और एक पर्सन के बारे में ये बात की जा रही है, वो भी सेंस इसमें क्लियर हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, विल यू प्लीज एडमिट मी इन योर क्लास। क्या आप मुझे अपनी क्लास में, अपनी जमात में आने की इजाजत देंगे। तो यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, या ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, और क्योंकि इसमें काम बताया जाता है और एक्शन और काम, फेल, वर्ब, ये सब कुछ एक ही है, तो इस वजह से हम इसको एक्शन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को, मेन वर्ब है हमारे पास ये एडमिट। ठीक है, विल यू प्लीज एडमिट मी इन योर क्लास। अब यहाँ पर एक मेन चीज आपने यही बस ध्यान में रखनी है कि जो वर्ड किसी भी काम को बताए, किसी भी काम के होने को, करार पाने को बताए, वो हमारे पास वर्ब होता है। अच्छा जी, अब एक वर्ब के टास्क क्या क्या होते हैं, ग्रामर के अंदर क्या क्या किरदार ये अदा करता है। अ वर्ब में टेल अस, सबसे पहले तो व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एक शख्स क्या काम करता है या एक चीज से क्या काम लिया जाता है। यहाँ पर है हिरा वॉशेज द क्लॉथ्स, हिरा कपड़े धोती है। अब यहाँ पर जो वॉश का वर्ड है वो हमारे पास वर्ब है। वहां से हमें पता चला कि कपड़े धोने का काम हो रहा है। अब इसमें एक तो वॉशेज मतलब मेन एक्शन वर्ब भी हो गया, और हीरा ने कपड़े धोए या हीरा के एक नाउन के सेंस में भी थोड़ा सा कह लें कि असर्शन आ गई, तो इस वजह से वॉशेज हमारे पास हमारा एक्शन वर्ब है। और जब हम थिंक की बात करेंगे, किसी भी बेजान चीज की बात करेंगे, तो सेकंड एग्जांपल देख लें, द क्लॉक स्ट्राइक्स शार्प 11, घड़ी पर पूरे 11 बज चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्ट्राइक का वर्ड है वो हमारे पास एक्शन वर्ड है। और दूसरा वर्ब का क्या काम है, वट अ पर्सन और थिंग इज, बेसिकली एक शख्स या एक चीज है क्या, उनकी कह लें कि स्टेट या कंडीशन या सिचुएशन क्या है, ये भी हमें वर्ब बताएगा। द कैट इज डेड, कि प्लीज अपने माइक्स बंद कर लें आप लोग। वट अ पर्सन और थिंग इज मतलब किसी भी चीज या किसी भी शख्स की जो हालत है वो क्या है, ये भी हमें वर्ब बताएगा। पहले एग्जांपल में है द कैट इज डेड, बिल्ली जो है वो मरी हुई है। अब यहाँ पर देखें, जो डेड का वर्ड है ना, ये देखने में ऐसा लगता है जैसे नाउन है, हम कहते हैं डेड बॉडी। ठीक है, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी भी एक इंसान की जब हालत या सिचुएशन बताते हैं तो वो हमें नाउन लग रहा होता है, लेकिन नहीं, ये भी वर्ब का काम है। देखिए ये डाइड से, DIED डाइड, जो एक वर्ब है उससे ये लफ्ज निकला है। तो ये एक वर्ब की ही ड्यूटी है कि वो पर्सन या एक चीज के बारे में, उसकी सिचुएशन, उसकी हालत के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में बताएगा। अच्छा, इसी तरह से जब हम किसी भी चीज की बात करेंगे तो हम ग्लास की एग्जांपल ले ली, अब हम किसी जानदार की बात की तो हमने कैट की एग्जांपल ले ली, और ऊपर भी पर्सन और थिंग में, पर्सन में हमने हीरा की एग्जांपल देखी और थिंग में हमने क्लॉक की एग्जांपल देख ली। अब तीसरा जो वर्ब का काम है वो क्या है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, मतलब कि एक शख्स या एक चीज के साथ हो क्या रहा है, या उसके साथ क्या किया जाता है, या उसको यूज कैसे किया जाता है। ये जो सारी चीजें हैं ये भी वर्ब ही हमें बताएगा। अच्छा सॉरी, ये ग्लास इज ब्रिटल, ब्रिटल एक आई थिंक सो वोकैबुलरी में एडिशन के लिए आपको बता देती हूँ। ग्लास इज ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है टूटा हुआ। ठीक है, या फिर अगर मुकम्मल तौर पर नहीं टूटा हुआ
तो एक दरार जब किसी भी मिट्टी के बर्तन में या किसी कांच के बर्तन में या किसी चीनी के बर्तन में जब एक दरार आ जाती है तो तब हम कहते हैं कि ग्लास इज ब्रिटल। जब वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है तो फिर वो ब्रोकन वाली सेंस यूज करेंगे। जब जरा सी दरार है या जरा सा किनारा टूटा हुआ है तो फिर उसके लिए हम ब्रिटल का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको अपने जहन में रख लीजिएगा आप। अच्छा जी, अब तीसरा वर्ब का जो काम है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। द विंडो इज ब्रोकन, ये भी पैसिव वॉइस का जुमला है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट डोमिनेंस है। और सारी सेंस भी क्लियर हो रही है कि विंडो को तोड़ा गया, विंडो को तोड़ा गया है। तोड़ा किसने है ये नहीं पता, दैट्स वाई ये एक पैसिव वॉइस का जुमला है। यू विल बी बीटन, तुम्हें मारा जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाले जुमले में इज ब्रोकन, ये हमारे पास वर्ब की सेंस में आ जाएगा। क्यों वर्ब की सेंस में आएगा? बिकॉज ये विंडो के बारे में असर्शन कर रहे हैं, हमें विंडो के बारे में ये दोनों वर्ड्स मिलकर बता रहे हैं। यू विल बी बीटन, तुम्हें पीटा जाएगा या तुम्हें मारा जाएगा। अब यहाँ पर बीटन का वर्ड है, ये यू के सेंस में या यू के साथ क्या बिहेवियर पेश आएगा वो सब कुछ बता रहा है, तो इस वजह से ये भी वर्ब है। देखिए, आज से पहले हम लोग क्या समझते थे कि वर्ब ठीक है, बस एक फेल या एक काम को वॉश, कुक, गो, हेयर, सिट, देयर, इस तरह के जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम बस उन्हीं को वर्ब समझते थे। तो एक किरदार है पूरी ग्रामर के अंदर। अब यहाँ पर हमें तीन चीजें मिल गई कि वर्ब बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर किस किस तरह से पेश आ सकता है। या देखने में एक हम अगर सिंपल बगैर इस लेक्चर के या फिर बगैर पढ़े हमें क्या नजर आ रहा था कि बस ये वॉशेस, ये इसमें वर्ब है, स्ट्राइक्स वर्ब है, बाकी ये तो इज डेड, ब्रिटल, इज ब्रोकन, बीटन, ये वर्ब लगते नहीं है, बट ये भी वर्ब ही है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब हैं हमारे पास, और इनको अब डिटेल में जाकर देख लेते हैं क्या है ये। ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो ये एक ऐसा वर्ब है जो डिनोट करता है एक ऐसे एक्शन को which passes over from the doer और subject to an object। डूअर कहते हैं किसी भी काम करने वाले को, कोई भी शख्स जो फाइल है, जो सब्जेक्ट है, उसको हम डूअर भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे दोबारा से आएंगे, हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। द बॉय किक्स द फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल है द बॉय किक्स द फुटबॉल। अब यहाँ पर जो बॉय है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला है, और किक्स हमारे पास वर्ब है, द फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम द फुटबॉल को सेंटेंस के अंदर से निकाल देते हैं, हम कहते हैं द बॉय किक्स, फिर भी सेंस क्लियर है। ठीक है, लड़का किक लगाता है या लड़का ठोकर लगाता है। ठीक है, अब यहाँ पर द फुटबॉल की वजह से जो किक का वर्ड है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा वर्ब जो एक्शन को डिनोट करता है, जो एक्शन को किस तरह से डिनोट करता है कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो वर्ब एक रिलेशन कायम करता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब किक ने क्या किया कि फुटबॉल और बॉय के दरमियान में एक रिलेशनशिप कायम कर दिया। हमें पता चल गया कि बॉय ने फुटबॉल को किक किया, लड़के ने फुटबॉल को किक किया। ठीक है, तो अब यहाँ से एक पासेस ओवर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है ना कि एक हालत से मुकम्मल तौर पर दूसरे में कन्वर्ट हो जाना, ट्रांजिशन, इसी को हम कहते हैं ना अचानक से बदल जाना। तो द बॉय किक्स और द बॉय किक्स द फुटबॉल, तो यहाँ पर मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। द बॉय किक्स अगर हम लेते हैं तो फुटबॉल को नहीं देख रहे, तो द बॉय किक्स में मतलब जहन में सवाल उठता है हमारे कि लड़के ने किस चीज को किक लगाई। ठीक है, और जब हमारे पास फुटबॉल आ गया तो हमारे उस सवाल का हमें जवाब मिल गया कि लड़के ने फुटबॉल को किक लगाई। तो इस तरह से एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक प्रॉपर रिलेशनशिप कायम कर देता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई विल कुक द फूड, इस तरह से आई विल कुक द फूड, मैं खाना पकाऊंगी। इसी तरह से आई और फूड के दरमियान में विल कुक ने एक रिलेशनशिप कायम कर दिया और एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। देखें, एक जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें भी बेसिकली दो एलिमेंट होते हैं ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और फिर प्रेडिकेट के नेक्स्ट
दो पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो एक जुमले के अंदर अब ये जो आई विल कुक द फूड, इसमें तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो आप सिंपली ये चीज भी याद रख सकते हैं कि एक जुमले के अंदर जब तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनके साथ जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, थर्ड एग्जांपल है, हिज फादर गेव अ पेनी टू हिम। उसके बाप ने उसे एक सिक्का या एक पाई दी। अब यहाँ पर है हिज फादर सब्जेक्ट है, उसका बाप जो है, गेव इसमें वर्ब है। हिज फादर गेव अ पेनी टू हिम, उसके बाप ने उसे एक पाई दी। अब यहाँ पर देखें, ऑब्जेक्ट हमारे पास दो हैं। हिज फादर हमारे पास सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, अब पेनी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हिम भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब एक जुमले के अंदर दो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं ना, तो फिर उनमें से आपने निकालना होता है कि उनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। जो ऑब्जेक्ट वर्ब के करीब तरीन होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब से फासले पर होता है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब मैंने एक बात बोली है कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब से करीब तरीन होता है वो डायरेक्ट होता है, और जो फासले पर है वो इनडायरेक्ट है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये केस चेंज भी हो जाता है, उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगी। लेकिन अभी आप लोगों ने मेरी बात सुन ली है ना कि जो वर्ब के करीब तरीन है वो डायरेक्ट है, जो फासले पर है वो इनडायरेक्ट है। तो जरा मुझे टेक्स्ट करके बताएं, थर्ड एग्जांपल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। एक दूसरे का इंतजार मत करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा ना, आप लोग सब मीटिंग में हैं, एटलीस्ट जवाब तो दिया करें। गेव वर्ब है और इसके करीब तरीन कौन सा ऑब्जेक्ट है, पेनी या हिम। जफर इकबाल का जवाब ठीक है, पेनी डायरेक्ट है और हिम इनडायरेक्ट है। लेकिन फातिमा, आपने जो जवाब दिया है इसको हम दोबारा से इलेबोरेट करेंगे। मैंने आपसे कहा कि ये चीज हमेशा ऐसे नहीं होती, कभी कभी ये केस चेंज भी हो जाता है। और चेंज कब होता है, वो मैं आपको भी समझाती हूँ, उसकी एग्जांपल ऐड कर लेते हैं अंदर। अच्छा जी, फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, अस्मा विल मोप द फ्लोर। अस्मा फर्श साफ करेगी। अब यहाँ पर विल मोप से क्या हुआ, अस्मा और फ्लोर के दरमियान में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में हमारे पास एक रिलेशनशिप कायम हो गया। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गया मोप। और ऑल द बॉयज ब्रोक चेयर्स, लड़कों ने सब कुर्सियां तोड़ दी। यहाँ पर चेयर्स और बॉयज में एक रिलेशनशिप कायम हो गया ब्रोक की वजह से, दैट्स व्हाई ब्रोक हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट आ जाएं जी इंट्रांसिटिव वर्ब पर। ये एक ऐसा वर्ब है, अच्छा जरा मुझे लास्ट स्लाइड ट्रांसिटिव वर्ब तक बता दें, सबको क्लियर है। आमना, अक्सा, आयशा, सॉरी जफर इकबाल, फातिमा, आप लोग बता दें प्लीज, सबको क्लियर है। जी यस मैम, यस। चलें जी, मैम थोड़ा ऑब्जेक्ट का समझा दें दोबारा। अच्छा आयशा, हमने थर्ड एग्जांपल ली थी, हिज फादर गेव अ पेनी टू हिम, और उसमें मैंने आपको बताया था, देखें ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो थर्ड एग्जांपल है ना, इसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। फादर हमारे पास सब्जेक्ट है और गेव हो गया वर्ब। ठीक है, अब हिज फादर गेव इसको छोड़ दें, ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब बाकी जुमले में हमारे पास क्या रह गया, अ पेनी टू हिम। अब अ पेनी पर भी काम हो रहा है और हिम पर भी काम हो रहा है, लड़के पर भी काम हो रहा है और सिक्के पर भी काम हो रहा है। ठीक है,
लड़के को दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? सिक्का दिया जा रहा है, उसको एक पेनी दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने ये बताया था कि सबसे जो ज्यादा वर्ब के करीब तरीन ऑब्जेक्ट है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो वर्ब से, जो एक्शन वर्ब से थोड़ा फासले पर है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब गेव के फौरन बाद क्या आ रहा है? अ पेनी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हिम का वर्ड है। अब वर्ब जो गेव है उसके दरमियान में और हिम के दरमियान में एक वर्ड आ चुका है पेनी, तो इस पेनी के वर्ड ने हिम को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बस। ओके गॉट इट, चले जी, गुड। Intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or which expresses a state or being. Intransitive verb क्या करता है? ये मुकम्मल तौर पे किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में रिलेशनशिप कायम नहीं करता है। ये डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब सॉरी, किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं लेकर जाता। और दूसरा काम इंट्रांसिटिव वर्ब का क्या होता है? विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग। इसमें एक और चीज भी ऐड कर लें, एक्शन, और विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट, एक्शन और बीइंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहली जो दो एग्जाम्पल हैं ये डेफिनेशन के पहले हिस्से की एग्जाम्पल हैं, जिसमें लिखा है इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा काम है कि उस काम के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, उस काम को बताया गया है लेकिन काम किस पर किया गया है ये नहीं बताया गया। ठीक है, तो बोल अच्छा, साइड। हु इज स्पीकिंग? मुझसे भी बात कर रही है आयशा को मैंने कितनी दफा तो म्यूट किया है। अच्छा जी, द बॉय लाफ्स लाउडली। देखिए, आप ऐसा करें, अगर तो मेरी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर आ रही है ना, तो फिर आप मुझसे टेक्स्ट पर सवाल पूछ लिया करें। ठीक है, तो अपना माइक ऑफ रखा करें। इस तरह से अचानक से अंदर आप लोगों में से कोई बोलता है तो फिर एक फ्लो खराब हो जाता है, चीज डिस्टर्ब हो जाती है। आप एक फ्लो में चल रहे होते हैं तो फिर वो खराब हो जाता है। आप लोग ना बस टेक्स्ट कर दिया करें मुझे। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल है द बॉय लाव्स लाउडली। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास बॉय और वर्ब है हमारे पास लाव। अब ऐसा भी हो सकता था द बॉय लाव्स एट हिज फ्रेंड। ठीक है, हमें बताया जा सकता था कि लड़का किस पर हंसा, लेकिन नहीं बताया गया। ठीक है, बल्कि क्या हुआ कि लाव के मीनिंग में इजाफा कर दिया गया है लाउडली लिखकर, वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दिया गया है आगे एडवर्ब लगाकर। द बॉय लाव्स लाउडली। अब लड़का बहुत जोर से या बहुत ऊंची आवाज से हंसा। हमें नहीं पता वो किस बात पर हंसा, वो कोई वीडियो देखकर हंसा, वो कोई इमेज देखकर हंसा, वो किसी के जोक पर हंसा, वो किसी की बात सुनकर हंसा, वो अपने किसी दोस्त पर हंसा, अपने किसी घर वाले पर हंसा। हमें नहीं पता। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जहन में उठते हैं उसके हंसने के बारे में। तो द बॉय लाव्स लाउडली। अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्ब है। इस वजह से ये लाफ्स इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि लाफ के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। सेकेंड एग्जांपल है ही स्पीक्स वेरी वेल। वो बहुत अच्छा बोलता है। अब यहाँ पर भी बस उसके बोलने के बारे में बताया है और उसका अच्छा बोलने के बारे में बताया है। वो किससे बात कर रहा है, कैसे पता चला कि वो अच्छा बोलता है? या हमें नहीं पता वो उर्दू अच्छी बोलता है, वो इंग्लिश अच्छी बोलता है, या वो कोई और जबान अच्छी बोलता है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं हमारे जहन में। अब यहाँ पर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो किससे बोल रहा है या क्या बोल रहा है। वो हम कहते हैं कि वो सच बोलता है, ही स्पीक्स ट्रूथ। ठीक है, ये भी हो सकता था ही स्पीक्स ट्रूथ वेरी वेल या वेरी कॉन्फिडेंटली, इस तरह का कुछ भी आ सकता था ना। लेकिन आगे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है।
अच्छा, अब जो डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा है उसमें क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, किसी भी स्टेट बीइंग या फिर एक्शन को जाहिर करता है। ये हम पहले भी जब वर्ब के बारे में बात की थी हमने, तब भी हमने पढ़ा था कि जो वर्ब होता है वो क्या करता है कि किसी भी स्टेट बीइंग, कंडीशन, सिचुएशन, हालत के बारे में बताता है। थर्ड एग्जांपल है, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि उसने वो एक लंबा फासला उसने भाग कर तय किया। ठीक है, ये एक लंबे फासले तक वो भागता रहा। यहाँ पर जो रैन है ये एक्शन में आ जाता है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है इंट्रांजिटिव वर्ब? क्योंकि देखें, रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमें ये नहीं पता कि उसका मकसद क्या था, या फिर जिस ग्राउंड पर वो भागा है वो ग्राउंड कैसी थी। घास पर भागा, जमीन पर भागा, मिट्टी पर भागा, रेत पर भागा, कांटों पर भागा, कैसी सिचुएशन थी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली एक नाउन है हमारे पास। ही रैन आ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक नाउन है। तो इस वजह से यहाँ पर भी रैन के बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दैट्स वाई जो रैन है ये हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब है। द बेबी स्लीप्स, ये उसकी स्टेट के बारे में बता दिया सिंपली। द वाटर इज स्टिंकिंग, पानी बदबूदार है, ये पानी से बदबू आ रही है। यहाँ पर पानी का बीइंग बताया गया है कि पानी कैसा है। ठीक है, तो ये पानी एग्जिस्ट किस तरह से कर रहा है, पानी की एग्जिस्टेंस कैसी है। अब यहाँ पर भी जो स्टिंकिंग का वर्ड है, देखें जो स्टिंक है ना, बेसिकली वर्ड STINK, स्टिंक, ये एक वर्ब है। अब यहाँ पर इसके साथ ING लगाकर इसको इंट्रांसिटिव वर्ब बना दिया गया है। और ये जो स्टिंकिंग वर्ड है ये किसी भी जुमले में नाउन की जगह पर भी, नाउन के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। अब ये 12 सेंटेंसेस हैं आपकी एक्सरसाइज के। पहला आपको सेंटेंस में समझा देती हूँ। द सन शाइन्स ब्राइटली, अब हमारे पास जो शाइन्स है ये वर्ब है, और जो ब्राइटली है ये क्या कर रहा है, सिर्फ शाइन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। द सन शाइन्स, इसके बाद हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, कि सूरज की धूप है, जो सूरज वो किस चीज पर चमक रहा है, हम कह सकते हैं द सन शाइन्स एट माउंटेन्स। ठीक है, द सन शाइन्स एट मीडोज, मीडोज कहते हैं चरागाह को या सब्जागाह को। ठीक है, अब यहाँ पर शाइन्स के बाद हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बस हमें ये पता है कि धूप बहुत ज्यादा तेज है, ब्राइटली का वर्ड है, एडवर्ब लगा दिया है साथ में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब बाकी 11 जुमले आप लोगों ने खुद करने हैं। ये मीटिंग शायद खत्म हो जाए तो यू पीपल आर सपोज टू ज्वाइन इट अगेन। और अब हम आप सबके होमवर्क्स पे बात करते हैं, मतलब मुझ तक जो होमवर्क पहुंचे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे जरा टेक्स्ट कर दें प्लीज। यस मैम, एवरीथिंग इज क्लियर मैम। ठीक है, जहां पर आपको लगे मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा तेज बोल रही हूँ, मैं कोई वर्ड सही से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, अब मुझे फौरन बता दिया करें जहां पर आपको कोई भी बात समझ ना आए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये एक हमारे दरमियान एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का सेशन रहे। आप सबके काम काम काम, ओके जी। दोबारा से मैं अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है, रिमेनिंग टाइम है मेरे पास, 3 मिनट रह चुके हैं, तो जैसे ही मीटिंग एंड हो जाएगी आप लोग इस लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, तो डिस्कस करते हैं काम। ये जफर इकबाल का काम है मेरे पास अभी। आई वन द सेकंड प्राइज। ठीक है जी, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, ये मैंने आपका काम अजफर देख लिया था, इसमें आई थिंक सो कोई मिस्टेक नहीं थी। यहाँ पर कल वाला काम है जो साथ में
ट्राई किया करें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाए। और एक्सरसाइज आपकी देख लेते हैं। एलिस ओपन द डोर, इट अंडरलाइन कर दिया आपने। ठीक है जफर, आप मीटिंग में है ना? मैं आपको देख रही हूँ, एक दफा आप मीटिंग में ही हैं। ठीक है जी, जफर मीटिंग में ही है, हमारे साथ हैं। देखें आपने क्या किया, बस अंडरलाइन कर दिया है। अच्छा ये पेज, अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ पर एलिस ओपन डोर एंड फाउंड इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज। देखिए आपने एक को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, मुझे समझ आ गई है। लेकिन साथ में लिखा करें कि इट है क्या। आप बताया करें कि एलिस एक हमारे पास नाउन है, और नाउन की जगह पर इट यूज हो रहा है, तो इस तरह से ये एक प्रोनाउन है। आई विश आई hadn't cried so much said एलिस। ठीक है, यू और दिस, और ठीक है देम हो गया। अब देखें, अब ये जो फिफ्थ वाला सेंटेंस है इसमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया हुआ, या अगर आपने अंडरलाइन किया है तो इस वक्त मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मतलब स्क्रीन पे बहुत ज्यादा वो डिम है, तो दैट्स वाई मुझे पता नहीं चल रहा कि आपने इसमें कुछ अंडरलाइन किया है या नहीं। हफ्सा यू आर अ गुड गर्ल, यहाँ पर जो यू था वो हमारे पास प्रोनाउन था। अच्छा ठीक है, ये आयशा का काम है। मैं टेक्स्ट देखी हूँ, मैंने अलग ओनली फर्स्ट वन वाज माइन। अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई, मुझे पता चल गया था, टेक्स्ट मिल गया मुझे। अच्छा on a way he should go, sat down and broke its leg। ठीक है जी। my uncle asked my brother and me to dinner। मी को आपने अंडरलाइन किया, ठीक है, गुड, अच्छा काम है आपका, कोई मिस्टेक नहीं थी। बट जो भी चीज़ आप अंडरलाइन करें उसको आप लिखा करें कि बेसिकली ये एक सेंटेंस के अंदर किस चीज़ का किरदार अदा कर रहा है। ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वट एवर दिस इज। ठीक है, साथ में उसको मेंशन कर दिया करें, तो फिर हमारे लिए वो सारी चीज़ें इजी रह जाएंगी। तो अब आज के लिए आई थिंक तो काफ़ी है। वैसे भी 1 मिनट रह गया है, लेस देन 1 मिनट। तो ये जस्ट दो स्टूडेंट्स का काम था, बाकी सबका काम, सब अपना काम करके लाया करें। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लास 1 घंटे की हो जाए, 1.5 घंटे की हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बस आप लोग अपना सब काम करके लाया करें, इसी में आप लोगों का फायदा है। ठीक है, अभी आज से दो स्टूडेंट का काम मुझे मिला है, जफर और आयशा। बाकी आमना, फातिमा